नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप माहेश्वरी भारत के संविधान निर्माण की सीरीज में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, यह हमारा फर्स्ट एपिसोड है। 1857 में भी बागी सिपाहियों ने अपना संविधान लिखने की कोशिश की थी। उनका यह प्रयास तो जल्द दबा दिया गया, लेकिन अपना संविधान बनाने का सपना भारतीय दिलों में जीवित रहा। अगस्त 1935 ब्रिटिश सरकार ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भारत शासन अधिनियम पास किया, जो भारतीय संविधान का एक प्रमुख स्रोत रहा। इस अधिनियम पर पंडित नेहरू ने अपनी स्पीच में कहा कि सच्ची आज़ादी तब मिलेगी जब हम अपनी चुनी हुई संविधान सभा के जरिए खुद अपने मुल्क का संविधान तैयार करें। एक तरफ वर्ल्ड वॉर 2 की मार और दूसरी ओर भारत छोड़ो आंदोलन। अंग्रेजों का भारत छोड़ना लगभग तय हो गया था। ऐसे में वो संविधान निर्माण के इस काम को जल्द ही पूरा करना चाह रहे थे और इस तरह कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया, जिसकी मीटिंग शिमला में हुई। मीटिंग में पंडित नेहरू, मौलाना आज़ाद, सरदार पटेल, मोहम्मद अली जिन्ना और भी कई लोग शामिल थे। मीटिंग में संविधान सभा बनाए जाने की इस बात से कोई नाखुश था तो वो थे मोहम्मद अली जिन्ना। जिन्ना साहब ये चाहते थे कि मुस्लिम मेजॉरिटी वाले राज्यों के लिए एक अलग संविधान सभा बनाई जाए। एक नए समझौते के अनुसार जब 2 कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की बात गांधी जी के साथ साझा की गई तो उन्होंने खुले शब्दों में इस बात पर असहमति जताई। 16 जून सन 1946 के प्रस्ताव अनुसार जब ये तय हुआ कि सिर्फ एक संविधान सभा भारत का संविधान तय करेगी, तो जिन्ना साहब पर तो जैसे गाज ही गिर गई। अपनी एक स्पीच में उन्होंने भारत के मुसलमानों से डायरेक्ट एक्शन की मांग कर डाली। 16 अगस्त सन 1946 यह दिन भारत के काले दिनों में शामिल होने जा रहा था। जिन्ना साहब के कहने पर हथियारबंद लोग सुबह से ही कलकत्ता की सड़कों पर घूमने लगे। हत्या का सिलसिला इस कदर चला कि सड़कों पर खून और लाशों का ढेर दिखने लगा। नवाखली में कितने ही हिंदुओं को मौत के घाट उतार दिया गया। जिन्ना साहब की ये जिद मुल्क को किस ओर लेके गई, यह हम डिस्कस करेंगे एपिसोड 2 में। वेलकम बैक टू द सेकंड पार्ट ऑफ दिस सीरीज। जिद जब जिंदगियां ले ले तो उसे जिद नहीं ज्यादती कहा जाता है, पर जिन्ना साहब तो एक अलग ही नशे में थे, शायद सत्ता हासिल करने का नशा। वाइसराय वेवेल का मानना था कि हिंदुस्तानियों के साथ मिलकर बनी सरकार से ही इस गृह युद्ध की स्थिति को सुधारा जा सकता है, और इसीलिए पंडित नेहरू ने वाइस प्रेसिडेंट और सरदार पटेल ने गृह मंत्री का पद स्वीकार कर लिया। 9 दिसंबर 1946 ये वो ऐतिहासिक दिन था जब संविधान सभा पहली बार इकट्ठा हुई, और जैसी उम्मीद थी जिन्ना और मुस्लिम लीग ने इसका पूरी तरह बहिष्कार किया। सभी लोग वहां उपस्थित थे, सिर्फ 2 लोगों को छोड़कर, एक मोहम्मद अली जिन्ना और दूसरे महात्मा गांधी। जगजीवन राय और सभा के अन्य मेंबर जब गांधी जी का आशीर्वाद लेने उनके आश्रम गए तो उन्हें यह सुनकर आश्चर्य हुआ कि गांधी जी उन्हें कोई मंत्र देने वाले हैं। आप जानते हैं क्या था वहां जादुई मंत्र? उन्होंने कहा, संविधान बनाते वक्त जब कभी खुद को दुविधा में पाओ तो उस सबसे दीनहीन, गरीब और कमजोर इंसान के बारे में सोचना जिसे तुमने देखा हो, और ये सोचना कि जो फैसला तुम संविधान बनाते वक्त लोगे वह उस व्यक्ति के लिए कितना उपयोगी रहेगा। संविधान सभा के कार्यकारी अध्यक्ष चुने गए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। उनकी निगरानी में सभा के सभी सदस्यों ने शपथ ली। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त किया गया। 13 दिसंबर 1946 इस दिन पंडित नेहरू ने संविधान के लक्ष्य और ध्येय यानी एम्स एंड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का प्रस्ताव रखा, जो हमारे संविधान का एक मजबूत आधार बना। मुस्लिम लीग की अनुपस्थिति चिंता का विषय थी, लिहाजा 22 जनवरी को यह प्रस्ताव पास कर दिया गया। परिस्थितियां यूं काबू से बाहर होती जा रही थी। वो कहते हैं ना, शरीर के किसी अंग से जहर जब शरीर में फैलने लगे तो उस अंग को काटकर अलग कर देना ही बेहतर होता है। परिणाम स्वरूप 3 जून 1947 को पार्टीशन की घोषणा के साथ भारत 2 हिस्सों में बढ़ गया, एक जो अब रिपब्लिक इंडिया है और दूसरा इस्लामिक स्टेट पाकिस्तान।
22 जुलाई 1947। इस दिन पंडित नेहरू ने सभा में जब हमारे राष्ट्रध्वज का खाका सबके सामने रखा तो उसे सर्वसम्मति से एक्सेप्ट कर लिया गया। 14 अगस्त 1947। इस दिन रात्रि में संविधान सभा के सभी मेंबर्स घड़ी की सुई के 12 पर पहुंचने का इंतजार कर रहे थे। सबके दिल इंतजार के मारे बेचैन थे और हो भी क्यों ना, देश आजाद जो होने वाला था। घड़ी ने जैसे ही 12 बजने का संकेत किया, समूचे भारत ने एक गहरी सांस लेकर ईश्वर को धन्यवाद दिया। इंडिया अब ब्रिटिश इंडिया नहीं रहा, यहाँ एक आजाद भारत था। देश आजाद तो हो गया, लेकिन संविधान सभा के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती इंतजार कर रही थी। चुनौती एक ऐसा संविधान बनाने की जिसमें हर नागरिक का ध्यान रखा जाए। अब सभा के सभी मेंबर्स एक दूसरे के ख्यालों से सहमत हो, यह तो असंभव सी बात है। अगले एपिसोड्स में आप देखेंगे कि इन चुनौतियों का सामना संविधान सभा ने किस तरह किया। पिछले एपिसोड्स में हम देख चुके हैं कि किस तरह सांप्रदायिकता की कुल्हाड़ी ने देश के 2 टुकड़े कर दिए। भारत अब तक एक आजाद भारत बन चुका था और संविधान सभा के सदस्यों ने भी कमर कस ली थी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का संविधान बनाने के लिए। लेकिन करोड़ों की जनसंख्या वाले देश का संविधान तैयार करना इतना आसान तो था नहीं। उस दिन संविधान सभा में आरक्षण को लेकर बहस चल रही थी। लेकिन हम थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं। 16 अगस्त 1932 को राम से मैकडोनाल्ड की घोषणा से निम्न वर्ग को 2 वोट देने का अधिकार मिला। एक वोट से वो दलित वर्ग का प्रतिनिधि चुन सकते तो दूसरे से उच्च वर्ग का। वहीं कोई उच्च वर्ग का दलित वर्ग का प्रतिनिधि नहीं चुन सकता था। इस घोषणा को नाम दिया गया कम्युनल अवार्ड का। इस अनाउंसमेंट से गांधी जी बिल्कुल सहमत नहीं थे और उन्होंने आमरण अनशन की घोषणा की। गांधी जी की तबीयत बिगड़ती जा रही थी। तब बाबा साहब अम्बेडकर उनसे मिलने और उनको मनाने उनके पास गए। 24 सितंबर 1932। इस ऐतिहासिक दिन शाम 5 बजे अम्बेडकर और गांधी जी के बीच समझौता हुआ, जिसे पूना पैक्ट समझौता कहा जाता है। इसमें तय हुआ कि निम्न वर्ग के पास भी सिर्फ 1 वोट का अधिकार रहेगा, लेकिन आरक्षित सीटें 78 से बढ़ाकर 148 कर दी गई। और भी कई शर्तें डॉक्टर अम्बेडकर की तरफ से रखी गई, जिसे मान लिया गया। चलिए हम अपनी कहानी पर वापस आ जाते हैं। तो सभा में आरक्षण पर ही बहस चल रही थी, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ कि अम्बेडकर जी ने इस्तीफा देने की धमकी दे डाली। आखिर क्या हुआ होगा, चलिए मैं बताता हूँ। दरअसल सत्र जैसे ही खत्म हुआ तो के.एम. मुंशी बी.आर. अम्बेडकर के साथ साथ चलने लगे। अब बातों बातों में जब आरक्षण की बात पर मुंशी जी ने अम्बेडकर जी को यह समझाना चाहा कि यूं किसी एक वर्ग को आरक्षण देना दूसरे वर्ग के साथ भेदभाव करने जैसा है। अम्बेडकर जी बोले, आप कुछ भी कर लीजिए, मेरे होते हुए तो आप रिजर्वेशन को नहीं हटा सकते। मुंशी जी ने पूछा, क्या इसका कोई दूसरा तरीका नहीं है? तो जवाब में अम्बेडकर जी बोले, हाँ है, और वो ये कि मैं ही ड्राफ्टिंग कमेटी से इस्तीफा दे देता हूँ। इसके पश्चात उन्होंने संदेशा भिजवा दिया कि वो ड्राफ्टिंग कमेटी से ही नहीं बल्कि लॉ मिनिस्टर के पद से भी इस्तीफा दे रहे हैं। इसी कड़ी में सरदार पटेल अम्बेडकर जी के घर पहुंचे और मनाने की कोशिश की। अम्बेडकर जी अपनी बात पर अड़े रहे और तो और उन्होंने इस्तीफा भी तैयार करके रखा था। सरदार पटेल ने बड़ी खूबसूरत बात उस समय कही। उन्होंने कहा, अम्बेडकर, मैं जिद्दी हूं लेकिन मूर्ख नहीं, किसान आदमी हूं, देखकर ही बता सकता हूं कि कौन सा बीज किस किस्म की फसल देगा। और इतना कहकर उन्होंने बी.आर. अम्बेडकर का दिया इस्तीफा फाड़ दिया। उस दिन अम्बेडकर जी को ना मनाया गया होता तो आरक्षण तो शायद नहीं होता, परंतु विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए इतना उम्दा संविधान बनाना शायद मुश्किल था, या शायद संभव ही नहीं। नौकरियों में एंग्लो इंडियंस और कुछ विशेष ग्रुप्स को आरक्षण दिया गया और यहाँ तय हुआ कि जब सब कुछ ठीक हो जाएगा और ये ग्रुप्स उन्नति कर लेंगे तो ये राइट्स वापस ले लिए जाएंगे। इसके बाद सभा में भाषा, नागरिकता और भी कई विषयों पर लंबी बहस चली। टाइटल्स यानी पदवियां, जब इन्हें समाप्त करने की बात आई तो यहाँ तय हुआ कि प्रोफेशनल डिग्रीज जैसे डॉक्टर या मिलिट्री टाइटल्स जैसे कर्नल, लेफ्टिनेंट सिर्फ यही प्रचलन में रहेंगे और अन्य उपाधियां जैसे नाइटहुड जैसी पदवियां समाप्त हो जाएगी। अगले एपिसोड्स में हम फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज, प्रीएम्बल और अन्य कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक कवर करेंगे। इन लास्ट 3 episodes we have discussed important events, important dates, important people and many other important things. हमने यहाँ भी देखा कि संविधान सभा में अलग अलग विचारधारा के लोगों के होते हुए भी किस तरह संयोजन बना हुआ था।
संविधान के कुछ बड़े विषय जैसे सिटीजनशिप, राइट्स, लैंग्वेज, इन पर बहस हो चुकी थी। कुछ विषय बचे हुए थे जैसे प्रीएम्बल। प्रीएम्बल यानी प्रस्तावना। प्रस्तावना भारतीय संविधान की। प्रीएम्बल की नींव शुरुआत में ही यानी 13 दिसंबर 1946 को ही रख दी गई थी, जब पंडित नेहरू ने एम्स एंड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस को रखा। मई 1949 को उद्देशिका सदन के सामने रखी गई और ये काम किया डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो प्रीएम्बल का हर एक शब्द इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखिएगा, पेश करते आपके सामने प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, हैविंग solemnly resolved to constitute India into sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को justice, न्याय, social, economics and political, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, equality of status and of opportunity and प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unit and integrity of the nation. उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी hereby adopt, enact and to give to ourselves thus Constitution. एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। 4 नवंबर 1948 को संविधान का ड्राफ्ट सबके सामने रखा गया, जिसमें संसद के 2 सदनों के नाम रखे गए, राज्यसभा यानी काउंसिल ऑफ स्टेट, लोकसभा हाउस ऑफ पीपल। न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से काम कर सके, इसके लिए यहां तय हुआ कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की नियुक्ति में मंत्रिमंडल का कोई हाथ नहीं होगा। चीफ जस्टिस के सुझाए नामों के आधार पर राष्ट्रपति इन अदालतों में नियुक्ति करेंगे। सभा के सदस्य उद्देश्यरत थे कि न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधानपालिका की ये त्रिवेणी देश की एकता और अखंडता की रक्षा करे, और ये सपना आज हकीकत बना। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र को यूं इन 3 पहियों पर चलाना कोई बच्चों का खेल तो है नहीं। 24 जनवरी को संविधान सभा एक महत्वपूर्ण काम के लिए मिली। इस दिन जनगण मन को राष्ट्रगान और वंदे मातरम को राष्ट्रगीत घोषित किया गया। नए गणतंत्र के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुने गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देश की अखंडता और एकता बनाए रखने का यह काम संविधान सभा ने बखूबी पूरा किया। पूरा देश एक सूत्र में था।